નમસ્તે દર્શક મિત્રો, વાતોની વિન્ડો પોડકાસ્ટમાં હું નિશિત જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક બહુ રસપ્રદ અને મહત્વપૂર્ણ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. આ વિષય એવો છે કે જે માત્ર બજાર સાથે જોડાયેલો નથી, પણ બજારને એ ઓળખ અપાવે છે, એક વિશ્વાસ ઊભો કરે છે અને એક અલગ પ્રકારનો પ્રભાવ ઊભો કરે છે. હું વાત કરી રહ્યો છું બ્રેન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ. ઘણા બધા તમે માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા કોર્સિસ જોયા હશે, બ્રેન્ડિંગ વિશે કોર્સિસ, શોર્ટ ટર્મ કોર્સિસ જોયા હશે. ત્યારે આજે આપણે એક એવા વ્યક્તિત્વ સાથે પરિચય કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેમનો બ્રેન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ કમ્યુનિકેશનમાં 30થી પણ વધારે વર્ષોનો એક બહોળો અનુભવ છે. તેઓ આપણા દેશના પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાનો જેમ કે IIM અમદાવાદ અને અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન અને માઇકા જેવા પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાનોમાં તે પોતાના લેક્ચર્સ આપે છે. તે લોકોને બ્રેન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ કમ્યુનિકેશન વિશે ભણાવે છે. તેઓ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમની વાત કરે છે, એમાં બ્રેન્ડિંગ કઈ રીતે ઉપયોગી થાય એની વાત કરે છે. પોલિસી મેકર્સ, રાજ્ય સરકાર સાથે બેસીને પણ આ કન્સેપ્ટમાં જે પણ સરકાર કે રાજ્ય હોય એને પોતાનું બ્રેન્ડિંગ કરવું હોય તો એના માટે કેવા પ્રકારના સ્ટ્રેટેજી, કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રેટેજી ઘડવી પડે, એમાં પણ એ પોતાનું મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી ચૂક્યા છે. અને એ ઉપરાંત જેટલા પણ તમે મોટા કોર્પોરેટ્સ જુઓ છો, મોટા મોટા અગ્રણી જે ઉદ્યોગ સમૂહો જુઓ છો, એમાં પણ એમણે પોતાનું બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન બ્રેન્ડિંગ અને કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે આપ્યું છે. હું વાત કરી રહ્યો છું જાણીતા વિશેષજ્ઞ જેઓ બ્રાન્ડિંગ અને मार्केटिंग कम्युनिकेशन સાથે જોડાયેલા છે એવા श्री संजय चक्रवर्ती. चक्रवर्ती सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में. वातों विंडो, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, काफ़ी अनुभव आपसे साझा करने हैं, आपसे जानने भी हैं. तो सबसे पहले तो हम आपकी शुरू से शुरुआत करते हैं. आपकी जो जर्नी रही है प्रॉपर, बचपन से लेके अभी तक इस क्षेत्र में कैसे आए, फिर आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही, आपके संघर्ष क्या थे और उसमें आप कैसे बाहर निकले, पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताइए. थैंक यू सो मच. पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और एक ऐसे महत्वपूर्ण संस्था के साथ इंटरव्यू लेने के लिए और आपके साथ बात करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब अगर आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी जर्नी कहाँ शुरू हुई, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जिद के लिए अहमदाबाद आके मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में. अच्छा. जो कि वेइंग मशीन बेचती थी और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. मेरे लिए अहमदाबाद बहुत बड़ा टाउन था, बिकॉज उदयपुर से आना और अहमदाबाद में काम करना. ये कौन से साल की बात है? 90s की बात है, 91 की बात है. और मैंने जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और सीधे सीधे मैं जॉब लेने आया था. और जब मैंने जॉब ली यहाँ पे, उसके बाद से मेरा ये कर्मभूमि हो गया. मतलब गुजरात में मैं सब जगह रहा हूँ. पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? उदयपुर से किया था मैंने. किस में किया था? मैनेजमेंट में किया. मैनेजमेंट में किया था. बिजनेस मैनेजमेंट में करके मैं सीधे यहाँ पे आया. और उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप बता सकता हूँ मैं कि जिद थी कि मुझे नौकरी करनी है. घर वाले ये बोल रहे थे कि तुम मत जाओ, यहीं पे रहो, पर मैंने बोला नहीं, मैं जॉब लेके ही आऊँगा. अच्छा. इतना विश्वास कर जब मैं आया तो मैं सर इस मल्टीनेशनल कंपनी के को फ़ोन किया मैंने. तो जब एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने आया था, पर उसमें एक ये कंडीशन था कि आपको 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा. अच्छा. तो मैंने बोला 3 साल का बॉन्ड तो मैं नहीं भरूंगा, अब मैं क्या करूँ, अब खाली हाथ वापस जाऊँगा घर पे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं तो ऐसा बोल के आया हूँ कि मुझे करना है. तो हुआ ये कि मैं वहाँ से मैंने सोचा कि एक एवरी इंडिया नाम की बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मुझे जॉब चाहिए. उसका एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट था कि अगर आपने अच्छी तरह काम किया 6 महीने तो आपको एक बाइक मिलती थी, मोटरसाइकिल कंपनी से. अच्छा. तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था. अच्छा. कि मैं 21 ईयर्स का 6 महीने में अगर अपने को बाइक मिलती कंपनी की तो बहुत बड़ी बात है. तो मैंने बोला कुछ भी करके यहाँ पे इंटरव्यू देता हूँ. तो मैंने कॉल किया. तो उस समय इनका ऑफिस हुआ करता था खानपुर में, अहमदाबाद में खानपुर में, कामा होटल के बाजू में. तो सर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप जब वहाँ पे ऐड निकलेगी तब आइएगा. तो मैंने उनको एक ही बात बोली, सर अगर ऐड निकालोगे और मैं आऊँगा तो आपको आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा. मैं तो अहमदाबाद में ही हूँ अभी, तो आप मेरा इंटरव्यू ले लो, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो दैट वाज द टाइम देन दे कॉल्ड मी अप एंड दे लाइट कि यार ये आदमी जॉब मांगने की शर्म नहीं रखता है, जॉब मांग सकता है. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. और वो सेल्स में मैंने जॉब किया. सेल्स के बाद मार्केटिंग में आया, मार्केटिंग में से फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आया. तो मैंने जब अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान मैंने ये किया कि एडवर्टाइजिंग मेरा और ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने निकाला, करीब 20 साल मैंने उसमें निकाले. उसका एक रीज़न ये था कि मैं मार्केटिंग या सेल्स करता हूँ ना,
तो सर एक ही प्रोडक्ट को लेकर घूमता हूँ। लाइक मुझे अगर ये मोबाइल बेचना है तो मैं मोबाइल ही बेचता रहूँगा। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग में आया तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता कि सुबह मैं चाय के बारे में सोच रहा हूँ, दिन को मैं किसी रियल एस्टेट के बारे में सोच रहा हूँ, शाम को मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ। तो मुझे बहुत वैरायटी मिलती थी सोचने की। तो दैट वाज द रीज़न जिसके कारण मैं ये इंडस्ट्री में काफ़ी देर तक टिका, वहाँ पे रहा। और दैट बिकम माई पैशन एंड लव। ठीक है, बढ़िया। उस दौरान आपका जो फिर एक अलग से संघर्ष आया, फिर आपने यू लेफ्ट दैट जॉब। नो आई लेफ्ट दैट जॉब। संघर्ष नहीं बोल सकते आप कि वो आई थिंक प्रकृति में था ये जी। मतलब इट ऑल हैपेंड बिकॉज वो सब कुछ हुआ समय से रहते हुए। और धीरे धीरे मैं एडवर्टाइजिंग में मूवमेंट कम हुई। मूवमेंट कम करने के बाद में थिंकिंग का काम ज़्यादा होने लगा। पहले सेल्स में तो यू टू डू लेग वर्क, आपको लेग वर्क बहुत करना पड़ता था। राइट। लेकिन जब एडवर्टाइजिंग में आए तो थिंकिंग ज़्यादा हो गई, तो दैट हेल्प मी। ठीक है ना? ठीक है। Okay. आप अभी मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप अपनी करियर को अगर हम 3 चरणों में बांटें तो पहला है सीखना, दूसरा है निर्माण और तीसरा है प्रभाव। तो आप अपने आप को किस चरण में अभी देखते हैं? मैं तो सीखने के चरण में ही देखता हूँ। हर रोज़ सीखता हूँ, हर इंसान से सीखता हूँ और हर ब्रांड से सीखता हूँ और हर कस्टमर से सीखता हूँ, है ना। और वो सीखने से क्या हो रहा है कि मैं मजबूत बन रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे सीख लिया मैंने। मतलब ये नहीं कि मैं किसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर मतलब वो छोटा हो, बड़ा हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, छोटा है बड़ा, सबसे सीखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है। और वो जो मैंने सीखा उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, जिससे कि उसके काम में प्रभाव पड़े। बट उसके पहले सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अभी भी आप अपने आप को ना एक ना बिल्कुल, स्टूडेंट ही मानते मैं हैं? लगता है कि मैं ज़िंदगी भर सीखता ही रहूँगा। और वही मेरा कहता है ना फर्स्ट लव है कि सीखने के मोटिव से ही आप जाओ। राइट। और उसमें आपने जो सीखा उसको अगर आप सम्मिलित कर लेते हो तो आई थिंक उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है। तो सर ब्रांडिंग की अगर बात करें तो मैं किताबों की परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, ब्रांडिंग किसे नहीं कहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो मैं फिर भी किताबों की बात नहीं करूँगा जैसे आपने मेरे को बोला, बट एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा। ब्रांडिंग कुछ नहीं होती है, बट एक इमेज क्रिएशन होता है। ठीक है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्रिएशन होता है, ठीक है ना। आप एक प्रोडक्ट दोनों एक जैसे ही अगर उसका बेनिफिट दे रहे हो तो आप एक को छोड़कर दूसरे को क्यों खरीदते हो? उसका रीज़न ये है कि उसकी इमेज अच्छी होती है, तभी आप उसके साथ सम्मिलित होते हो। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपके सामने 2 बॉटल पड़ी हैं पानी की बॉटल, और दोनों एक ही प्लांट से भरी हुई है पानी, दोनों में एक ही जैसा पानी है, बट एक में लेबल लगा और अच्छी कंपनी का ब्रांड नाम लिखा हुआ है और एक में लेबल नहीं है, तो आप कौन सा खरीदेंगे? आप ऑब्वियसली लेबल जो है उसमें ही लिखेंगे। तो लेबल वाला जो है उसमें आपको 10 रुपये में बेचूंगा, और जिसमें लेबल नहीं है उसको मैं 8 रुपये में बेचूंगा, फिर भी आप 10 रुपये वाला लोगे। क्योंकि आपको जब आप लेबल वाला दे रहे हो उसमें आपको विश्वास आ रहा है, आपको क्रेडिबिलिटी आती है, आपको एश्योरेंस होता है, आपको पीस ऑफ माइंड होता है। तो वो जो पीस ऑफ माइंड, एश्योरेंस, क्वालिटी है ना सर, यही ब्रांड है। ओके। तो हर इंसान को खुद का ब्रांड, उसकी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए, और हर प्रोडक्ट को भी ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ बेचना नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म पे इसकी इमेज बनानी है। जी। अगर आप इमेज बनाओगे तो पैसा आपका आएगा। ठीक है ना सर। अगर आपका एक और एग्जांपल दूं कि सर अगर आपको कोई जानता है जो नाइकी के शूज़ बनाता है, नाइकी ब्रांड बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, और एक शूज़ 5,000 रुपये में बिकते हैं। ठीक है। अगर वही कंपनी आपके पास आती है और बोलती है सर मैं आपको लेबल नहीं दूंगा नाइकी का और आपको शूज़ वही बेचूंगा, तो आप कितने रुपए दोगे? 500, 1000? तो 4,000 किस बात के हैं? ब्रांड के हैं, जो लोगों का नहीं, वो लोगों के साथ जो इमेज जमी हुई है उसका है। सही बात है। तो वही ब्रांड होता है सर। ठीक है। तो हर कंपनी को, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे क्या इमेज बनानी है। राइट। बहुत बढ़िया बात है ना, कही आपने। कि मुझे ये पता हो ना सर मुझे क्या बनना है, तो फिर रास्ता बहुत आसान है। ठीक है। फिर आपको हर रोज वही करना है। तो अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी को इमेज क्या बनानी है, बिल्कुल, और किनके लिए बनानी है। राइट। मैं जेंजी से बात करूँ तो उसके लिए इमेज बनानी है, मैं बुजुर्ग लोगों से बात करें तो कौन सी इमेज बनानी है जो उसको रिलेवेंट हो। ठीक है। तो ये ब्रांडिंग है ना सर, इट्स एन आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। बिल्कुल, तीनों है उसमें। हाँ। सिर्फ आर्ट और साइंस नहीं है, कॉमर्स भी है उसमें। कॉमर्स भी है, बिल्कुल, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। सही है। तो यही प्रश्न है मेरा नेक्स्ट, कि आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस के साथ काम किया है, आपको पता मौका मिला मुझे, आपको मौका मिला, तो कॉरपोरेट्स ब्रांडिंग को किस तरह से देखते हैं? सेम वे सर, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है कि कॉर्पोरेट है, उसकी एक इमेज बनानी है, उसकी कई कंपनियां होती है, एक कॉर्पोरेट ब्रांड होती है। तो वो हर समय मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ
कि सिर्फ कंज्यूमर तक की ब्रांड नहीं जानी चाहिए, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो लोग हैं, उनमें कैसी ब्रांडिंग है आपकी। लाइक कई कंपनियां होती है जो सैलरी तो एवरेज देती है, लेकिन लोग फिर भी टिकते 20-20 साल। कुछ तो कारण होगा, उसकी इमेज अच्छी होती है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है। जो ये इंटेंजिबल चीज़ें होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रांडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने एडवर्टाइजिंग कर दी अखबार में और हमने बोल दिया कि हम बहुत ट्रस्टफुल कंपनी हैं, और एक्चुअल में आप ट्रस्टफुल नहीं हो। बिल्कुल। मैं आपसे डील करता हूँ, मैं आपसे पेमेंट मांगता हूँ, तो आप मुझे टाइम पे नहीं देते हो, हाँ, तो बैकफायर करेगा सर। सही है ना, मैं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट बैंक हूँ इस दुनिया का, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, हम हैं ना। और जब मैं आप बैंक में जाता हूँ तो हमें लगता है हम हैं ना, नहीं है, तो हम नहीं है। तो बैकफायर करेगा ना सर। सही है। तो इसलिए जो आप बोलते हो ब्रांडिंग में, वो आपकी बिलीफ होती है, वो बिलीफ के साथ आप चलते हो। सही है। वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा अखबार में आपने लिख दिया, एक टीवी में आपने एक ऐड बना दी और आपने बोल दिया कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि उसको आप बिलीव करते हो, तभी आप करते हो, अच्छा, वही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एकेडेमिया की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा नॉर्मली होता है अक्सर, जैसे जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म 4 दीवारों के बीच अगर जो पढ़ाया जाता है उससे फील्ड में काफ़ी अलग है। ब्रांडिंग की भी, जैसे आप तो एकेडेमिया में भी है, कॉरपोरेट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा फ़र्क नहीं लग बहुत रहा है? ज़्यादा फर्क लगता है सर। मैं ये मानता हूँ कि एकेडमिया को 60% उनको बाहर मार्केट में घूम कर ही काम करना चाहिए, तब असली पल्स पता चलती है। राइट। सर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती है, आपको मार्केट में घूमना है। आप जिसको बेच रहे हो उसी से आप नहीं मिले होते हो। मैं एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाता हूँ, जो 12 लाख का फ्लैट बनता है। 12 लाख का फ्लैट खरीदने वाला और एक 2 करोड़ के फ्लैट खरीदने वाला, दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड कर पता चले तो मैं अच्छा कम्युनिकेशन कर पाऊँगा ना, मैं अच्छा मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर पाऊँगा, सही है। मैं अच्छी एडवर्टाइजिंग कर पाऊँगा, राइट। है ना। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के तारीख में भी हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जब भी काम करते हैं, तो हर संडे और सैटरडे को जो उसका ख़रीदार होता है, कौन होगा, पान के गल्ले वाला, वो सब्जी वाला जो खरीदता होगा, उनसे जाके मिलते हैं। उनसे जाके मिल के बात करते हैं कि वो अभी कैसे रह रहा है, और अगर उसके ज़िंदगी में एक फ्लैट आता है तो उसके दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो जानने के बाद अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नहीं तो ऐसा कभी ज़रूरी नहीं कि जो मुझे लगता है वो उस ऑडियंस को भी ये लगता होगा। अच्छा, जब तक आप उनको जानेंगे नहीं, क्योंकि जिसके साथ आप बात करने वाले हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। कि उसको लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है, उसके लिए क्या रिलेवेंट होता है, उसको क्या मायने देता है। उसके बाद आपके लिए 1000 रुपये बड़ी बात नहीं है, बट 1000 रुपये मैं वहाँ पे बढ़ाता हूँ तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात है। क्योंकि उसको जाके फिर उधार लेना पड़ता है। राइट। आपको शायद उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो Right. दोनों ऑडियंस अलग है। ठीक है। तो उसके साथ ही मैं कॉरपोरेट्स, एकेडेमिया और एथिक्स की भी बात जोड़ी देता हूँ। ब्रांडिंग और एथिक्स, ये दोनों साथ में चलते हैं। बिल्कुल सर। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो ब्रांडिंग पे तो पैसा खर्च करती है, लेकिन एथिकली कुछ माल प्रैक्टिसेस भी होती है उसमें। बिल्कुल सर। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और सही में किस तरह से होना चाहिए? अगर कुछ एग्जांपल्स देके अगर आप बात बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जरूर जरूर सर, मैं आपको बताऊं कि ब्रांडिंग बिना एथिक्स के बन ही नहीं सकती है। आप कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं तो ब्रांडिंग ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, आपकी इमेज बनेगी नहीं, है ना। तो एथिक्स और मैं इसको उस तरह से बोलूँगा कि एथिक्स तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ का कमिटमेंट किया है तो आपको करना है। अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान रखते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। ये एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। आप सिर्फ बेचने के लिए आप कुछ भी बोल के बेच रहे हैं, वो नहीं चला, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा आपका। राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल चला लेंगे, लेकिन कंज्यूमर जब उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, कंज्यूमर बाई करने लगेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हो वो करने में बहुत फ़र्क है। मैं बोलूँ आई एम द ट्रस्टेड कंपनी सिंस 1930 और मैं आपके साथ डील करता हूँ तो आप ट्रस्टफुल है ही नहीं, है ना, तो नहीं हो सकता है। सही। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, मेरे कॉर्पोरेट जीवन में जब मैंने गुजराती एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया तो बिज़नेस वाइज तो कहते हैं ना कि उनके अंदर धगस होती है, उनमें पैशन होता है, सब कुछ होता है, बट उससे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि वो बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बड़ा है। और उसके मैं आपके 2 एग्जांपल दूंगा बिल्कुल। जो कि मुझे छू गई है। आई से इट इन इंग्लिश कि वेयर कंपैशन मीट्स कॉमर्स। अच्छा, जहाँ पे जो कंपैशन है वो कॉमर्स के साथ जब वो मिलता कैसे? है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सर एक बहुत बड़े बिल्डर हैं यहाँ पे। बिल्डर वैसे बदनाम होते हैं काफ़ी, बट ये बिल्डर जो बहुत ही सम्मानित बिल्डर हैं और करीब 60 साल के ऊपर से काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ डील करता था। तो सर ऐसा हुआ कि कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने एक टाउनशिप बनाई, 750 फ्लैट की टाउनशिप थी। अच्छा, जिसमें से 500 फ्लैट बिक गए कोरोना के टाइम पर अहमदाबाद में ही? अहमदाबाद में।
और वो भी थोड़ा ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन। तो जब 500 बिके तो 500 में काफ़ी खर्चा किया हमने, 500 बिक गए। तो वो ये सर कि 500 बिकने के बाद वो क्लाइंट जो थे हमारे, उन्होंने एक पार्टी रखी कि हमने सफलता प्राप्त करी है तो ये सफलता सबके साथ बांटनी चाहिए। अब ये जो क्लाइंट है मेरे, ये क्लाइंट सर कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हैं खुद कि हमने बेचा, मैंने किया, ऐसा कभी नहीं। वो जब भी आते हैं कि भाई आपके फैमिली वालों ने अपना टाइम आपको हमारे को दिया, मेहनत करी, संडे को आप आके यहाँ काम करते थे, सबके लिए बोला उन्होंने। जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने बोला देखिए संजय जी 500 फ्लैट तो बिक गए हैं, 250 बाकी हैं, तो एक कैंपेन बनाइए, आप 15 दिन के बाद अपन मिलते हैं। ठीक है। तो सर मैं घर पे ऑफिस गया, ऑफिस में हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। और एक नॉर्मल मार्केटिंग वाला क्या करेगा, नॉर्मल मार्केटिंग वाला ये बोलेगा कि आप लोगों को ऐसी जगह पे खरीदना चाहिए जहाँ पे पहले ही 500 फ्लैट बिक चुके हैं। कहते हैं ना એટલા ઘરોમાં વસાયા છે, बिल्कुल। તો તમારે ત્યાં વસી જવું જોઈએ, मतलब आपको भी वहाँ पे बस जाना चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल सोसाइटी है जिसके अंदर आपको खरीद लेना चाहिए। तो ऐसे कैंपेन ऑब्वियसली एक नॉर्मल आदमी लेके जाएगा। तो हम सर 15 दिन के बाद प्रेजेंटेशन कर रहे थे और प्रेजेंटेशन करके मैंने टेबल पे वो कैंपेन रखा। तो वो भी अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने उस कैंपेन को देखा और चुप हो गए। तो मैंने उनको बोला सर क्या हुआ, आपको कैंपेन पसंद नहीं आया? तो बोले कि देखिए ऐसा है संजय जी, मैं आपको मार्केटिंग का नंबर देना उन्होंने तो मैं 100 में से 100 दूंगा आपको, लेकिन अगर आप एथिकली मुझे पूछो और मेरे को उसूलों के लिए पूछो तो ये कैंपेन में कभी नहीं खरीदूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला सर ऐसा क्या हुआ, मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि इस कैंपेन में क्या गड़बड़ी है। वापस वो सीखने वाली बात हुई कि मैं क्या सीख सकता हूँ इससे, कि ऐसा क्या हो गया। तो मुझे बोलते देखिए ये असूलों के खिलाफ इसलिए है कि मेरे आजू बाजू वाले जितने भी हैं ना, जो रियल एस्टेट वाले हैं, उन्होंने 10 फ्लैट नहीं बेचे और मैंने 500 बेचे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं 5 स्टार में खा रहा हूँ और उनको खाने को नहीं है, तो मैं ऐसी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला, तो उन्होंने आगे बढ़ के ये बोला कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी फैमिली को लेके डिनर करने जाता हूँ जहाँ पे मेरा दोस्त जो है, जो शायद मेरे जैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो मेरा होस्ट होता है। तो मैं अपनी फैमिली को पहले ही बोल देता हूँ कि आप ऑर्डर खुद नहीं देंगे, ऑर्डर उनको देने दीजिए। क्योंकि अगर ऑर्डर आप देंगे तो शायद आप काजू मसाला लेंगे, लेकिन उनको देने दो, उनको ह्यूमिलेट मत करो आप। राइट। आप उनको ये महसूस मत होने दो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको करने दो, अगले दिन मैं आपको खिलाऊंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जोर जोर से ये बोलूँ कि देखो मेरे बिक गए और उनको नहीं बिका है, तो मुझे कम्युनिटी के साथ जाना है, मुझे उनके साथ जाना है। अच्छा। ये जो चीज़ है ना सर, ये कंपैशन है, ये बड़े दिल वालों की बात है, इसलिए वो बड़ा है। इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है और उनके साथ काम करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग इतनी बड़ी है। और वो बड़े होने का रीज़न ये नहीं कि सिर्फ पैसे से बड़े हैं, वो एथिकली विथ एम्पैथी बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। और ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मैंने वो देखे हैं। और मैं हर समय रीज़न सोचता था कि इंसान इतना बड़ा कैसे बन गया होगा, सिर्फ पैसे से नहीं, इतनी क्रेडिबिलिटी कैसी है। अगर आप मुझे परमिट करें तो एक एग्जांपल बिल्कुल और मैं देता हूँ आपको। एक यहाँ पे बहुत बड़े ज्वेलर हैं, अहमदाबाद के सबसे बड़े ज्वेलर हैं। तो सर उनके साथ काम करते हुए मुझे 15 साल हो गए। अच्छा। तो मैं हर समय सोचता हूँ कि इनके अंदर ट्रैफिक बना ही रहता है, जब देखो ट्रैफिक होता है। बिग बाजार की तरह शोरूम है, महंगा बढ़े, सोना बढ़े, चांदी बढ़े, पर भीड़ रहती है हर समय। तो मैंने बोला क्या रीज़न है। और इनका जो ब्रांड है वो 75 ईयर्स से, 75 साल से। तो मैं हर समय देखता हूँ क्या, तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी जाता हूँ उनके शोरूम में, 15 साल से मैं कभी कॉन्फ्रेंस रूम में जाके नहीं बैठा हूँ। मैं फ्लोर में उनके जो कैबिन उनमें बैठता हूँ, ताकि कस्टमर आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। राइट। किस तरह के लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं, तो आपकी क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अच्छी तरह से क्राफ्ट हो सकती है। राइट। तो सर एक बार ऐसा ही हुआ कि एक मिडिल इनकम ग्रुप वाली फैमिली आई, उनकी डॉटर उनके साथ आई, तो थोड़े दुखी थे। तो रीज़न ये था कि उनको अपना ज्वेलरी सेट जो है ना, वो वापस बेचना था, वापस उनको दे देना था। तो एक टिपिकल ज्वेलर जो होगा ना, वो क्या करेगा, उस दिन की प्राइस निकालेगा। राइट। कि आज की प्राइस अगर कम है तो कम देगा, ज़्यादा है तो जिस प्राइस में बेचा हो उसी प्राइस में देगा, प्लस मजूरी काटता है, होता है ना मेकिंग चार्ज, वो काट देते हैं, तो काट देंगे। तो ऑब्वियसली, और वो जो कस्टमर होता है ना, वो भी प्रिपेयर्ड होता है मेंटली कि इतना कटने के बाद जो भी मिले अपने को मिल जाए तो अच्छा है। सही। तो आए तो उन्होंने बोला कि सर ये हमें वापस देना है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, आप क्यों दे रहे हैं? कि बच्ची की जो एंगेजमेंट है ना, वो टूट गई है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, पीजिए, आपके पास बिल है क्या? बोला हाँ बिल है। तो बिल जो था, ये अमाउंट कुछ XYZ अमाउंट का था। तो बोला कि आपको चेक में चाहिए कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए? तो बोला आप कितना दोगे? नहीं आपको पैसे तो पूरे मिल जाएंगे। अच्छा। तो पूरा तो होगा, तो चलो बड़ी खुशी की बात है, पूरा हो गया। बट सर आपकी स्टोरी वहाँ अंत नहीं हुई। वो बोलते हैं कि ये जो ज्वेलरी है ना, मैं नहीं बेचने वाला हूँ, ये मेरे कस्टडी में रहेगा, बिकॉज बच्ची की सगाई तो वापस होने वाली है। तब वो उसका प्रॉपर्टी वो कभी भी ले जा सकती है। बिकॉज जब उसने खरीदा
तब उसने 3 घंटे इमोशंस के साथ खरीदा। ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व हैं। उसने सपना देखा उस चीज़ का, तो ये सपना और इमोशंस को मैं नहीं बेचूंगा, मैं अपने पास रखूँ कस्टडी में, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जब भी सगाई नेक्स्ट टाइम आएगी तो वो यहाँ से लेके जाएगी। सर आप सोचो, तभी वो 2,500 का कस्टमर रोज आता है। कितना लोग ऐसे सोच सकते हैं? कितने लोग ये AI पे डिपेंडेंट, ये AI नहीं कर सकती है सर। सही बात है, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट मेक्स देम बिग, राइट, दिस इज व्हाट मेक देम रिच, वाह, नॉट ओनली बाय मनी बट इन देयर कैरेक्टर आल्सो। वेरी नाइस, जो कि मैंने सीखा। सैल्यूट टू ऑल दिस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात हु हैज टॉट मी दिस। राइट। तो अहमदाबाद के एंटरप्रेन्योर्स से आपने, गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स के आपने काफ़ी कुछ सीखा है। काफ़ी कुछ सीखा जी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लीज बताइए। अहमदाबाद में लोग बोलते हैं ना सर आपड़े माटे शू, मतलब व्हाट्स इन फॉर मी। तो जब भी हम पिच करते हैं ना सर किसी भी क्लाइंट में, मेरा एक फार्मूला है कि मैंने क्या किया उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट कर लिए, मैंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, इज़ फाइन, बट आप उसके लिए क्या कर सकते हो अगर वो बता दो आप उसको, अगर उसने देख लिया बेनिफिट है तो वो आपके साथ है। तो हर बार ये आपको परेशान करती है कि किसी भी क्लाइंट पर जाओ और मिलो तो ये कोशिश करो कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने क्या किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं उसके लिए क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, तभी वो आपके पास है। यूजुअली मैंने देखा लोग ये बोलते हैं कि मैंने क्या बड़ा काम किया, मैंने क्या किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, पर वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि वो हर समय आपको ये टोस पे रखता है, आपको ये मूवमेंट में रखता है कि उसको जवाब दो कि मैं आपके साथ बैठकर क्या वैल्यू गेन कर सकता हूँ। अगर वो वैल्यू मिल गई आपको तो आप उसके साथ हो। अच्छा, तो जब वो चीज़ आपको परेशान करती है ना, तो आप हर समय ज़्यादा सीजनड हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब तैयार होते हैं कि यार मुझे हर समय वैल्यूएशन नहीं करना है। तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वैल्यूएशन करने की। सही है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने सिखा दी है। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छी। आपसे तो मतलब एग्जांपल्स काफी ना तो ये सब सोल को टच कर नेवर एंडिंग हो गए हैं ऑलवेज आपके ऑलवेज एंड पे। दे जी आई सैल्यूट टू देम, आई एम जी, टेलिंग यू जी कि जो सिखा गई वो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इंडिविजुअल जो व्यापारी है, एंटरप्रेन्योर्स है, उसके बारे में बात की। अभी मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे आता हूँ। वाइब्रेंट गुजरात के कई अलग अलग विविध प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो प्रश्न ये उठता है मन में कि क्या कोई राज्य और सरकार एक ब्रांड हो सकती है? डेफिनेटली सर, राज्य भी ब्रांड है। एक प्लेस अगर आपको थोड़ा डिवेट करके एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सुना गॉड्स ओन कंट्री केरला बिकॉज ऑफ द टूरिज्म, ठीक है ना? बट आपको जब भी आपको आता था गॉड ओन कंट्री आपको याद आता तुरंत केरला आता था। तो स्टेट भी होता है सर। तो उसी तरह से वाइब्रेंट गुजरात जो है, बिकॉज इट्स एन एंटरप्रेन्योर स्टेट एंड आई थिंक दे वर द फर्स्ट पीपल टू कम अप, द स्टेट गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू कम अप विद वाइब्रेंट गुजरात concept एंड दैट वर्कड, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। देन इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना? यू विल अट्रैक्ट पीपल, आप अट्रैक्ट करोगे दूसरे प्रदेश के या NRIs को या बाहर के लोगों को कि वो गुजरात में इन्वेस्ट करें। तो ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना कि आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, बट उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट एक अच्छी इमेज करनी पड़ेगी। उस इमेज को रखने के लिए आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके यहाँ पे रेड टेपिज्म नहीं होगा और आपके इन्वेस्टमेंट को ध्यान देखा जाएगा, आपको हम 30 दिन के अंदर सब कुछ कर देंगे, तो वो 30 दिन में करना पड़ेगा आपको, बिकॉज एडवर्टाइजिंग का काम नहीं हुआ। एडवर्टाइजिंग को आप कितना एडर करते हैं या कितना उसको मानते हैं या करते हैं तो ही आपकी इमेज बनेगी, राइट। और वो सालों साल बनती रहेगी। अगर आपने एक साल किया तो क्या होगा कि जैसे निशित भाई ने इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप जाकर 10 आदमी को बोलेंगे ना सर, वर्ड ऑफ माउथ तभी होगा। सही है। तो वो तब होगा जब आप सेटिस्फाइड हो। जो मैंने आपको कमिट किया था, Right. ब्रांडिंग इज ए कमिटमेंट सर। अगर जो कमिट किया उसमें आपने किया तो देन यू आर देयर। ओके, बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत। तो एक और प्रश्न में इसके ऊपर ही, इसके कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया में अगर देखें, भारत में पॉलिसी ब्रांडिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर पॉलिसी एक तो होता है कि जो नेशनल लेवल पे होती है और एक पॉलिसी होती है स्टेट लेवल पर। तो उन दोनों को लिंक क्रिएट करना इज बिगेस्ट चैलेंज। कि जो पॉलिसी मुझे गुजरात के किसी स्टेट के लिए करनी हो, गुजरात के किसी टाउन के लिए करनी हो कि ये पॉलिसी यहाँ पे होगी, इट्स नॉट नेसेसरी वो दूसरे स्टेट के लिए काम कर रही है ना? और पॉलिसी के लिए एक चैलेंज ये होता है कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी के बारे में कम्युनिकेट करना और लोगों को पता होना कि ऐसी कोई हमारी पॉलिसी है, वो बहुत बड़ी चैलेंज है। अच्छा, कम्युनिकेट करना, बिकॉज अगर आप रूरल जगह पे जाएंगे उनको शायद पता ही नहीं होगा कि ऐसी कुछ पॉलिसी गवर्न करती है, ऐसा कुछ होता है। तो कम्युनिकेशन पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है। राइट। ये क्रक्स है सर आपका। नॉर्मली आपके लिए ऐसा जाना जाता है, हालांकि आप इस शब्द से कितना सहमत है वो पता नहीं है। जैसे एक शब्द है
जो बहुत प्रचलित है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको उसके लिए भी काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले, काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है आपने इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के सेक्टर में। तो क्या सही में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जैसा कोई टर्म है? अगर है तो ये क्या है, थोड़ा एलोबरेट करके बताइए हमारे व्यूअर्स को कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स माने क्या? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि आप किसी दायरे में रख के ना सोचें, दायरे से बाहर सोचें। और मैं तो ये मानता हूँ कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बॉक्स ही नहीं है, आप सोचो, स्काई इज़ द लिमिट, आप सोचते रहो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अपनी दुनिया में प्रोफेशनल काम करना लगते हैं तो हम बॉक्स अपने आप ही क्रिएट करने लग जाते हैं। सही। लाइक हमें कोई क्लाइंट है तो हम कुछ चीज़ सोचते हैं, हम बोलते हैं यार क्लाइंट ये खरीदेगा नहीं, ये क्लाइंट इसको कैंसिल कर देगा, तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, आपने दायरा क्रिएट कर लिया। सही। आपके सोचने की जो ताकत है वो आपने धीरे धीरे उस दायरे के अंदर सम्मिलित कर ली है। तो इसलिए हर समय मैं कोशिश ये करता हूँ कि यंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि क्लाइंट कौन है क्या नहीं है, और आप उसको सोचने को दो तो कोई बॉक्स ही नहीं होता है। सही है। स्काई इज़ द लिमिट, है ना। जब आप दायरे के बाहर सोचते हो तो देन इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट। है ना। कोशिश ये करिए कि आप दायरे मत रखो, खरीदना ना खरीदना उसकी बात है, बट हो सकता है उससे कुछ अच्छी चीज़ निकल जाए। तो कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ओ, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग क्रक्स है सर। बिना कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग के आप कहीं भी प्रगति नहीं कर आप सकते। कैसे अंडरस्टैंड करोगे कंज्यूमर को? क्योंकि आपको इतने सारे सबके जैसे सबके इंटरेस्ट अलग है, सबकी विशेष अलग है, कुछ सबकी चीज़ें इच्छा कॉमन होंगी आपकी, हाँ। बट आपको उससे मिलना पड़ेगा। मेरा कंस्टेंट ये है कि आज की इंडस्ट्री में लोग जिसको बेच रहे हैं उससे मिलते नहीं हैं। अच्छा। एक हाउसवाइफ चाय खरीदती है सर, और वो किराने की दुकान में आके खरीदती है। कितने लोग हैं जो मंथ के बिगिनिंग में 1 से 7 तक जब सैलरी होती है तब चाय की पत्ती खरीदने आती है। कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया कि आप ये चाय पत्ती क्यों खरीदते हो आप? कितने कितने लोग रिटेल की दुकान में खड़े होकर बात करते हैं। अच्छा। हम नहीं करते कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। और ये कंज्यूमर जो है ना सर, ये हर रोज़ आपको सरप्राइज़ करेगा, हर रोज़ सरप्राइज़ करेगा। और आपको ये तैयार होना चाहिए कि कंज्यूमर को मिलना, जितना आप कंज्यूमर के नज़दीक होंगे, आप जितने भी मल्टीनेशनल देखते हैं और जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज देखते हैं वो इसलिए सक्सेसफुल है कि उन्होंने कंज्यूमर बहुत अच्छे से जाना है। कंज्यूमर टेस्ट को जानते हैं, कंज्यूमर कैसे सोचेगा उसके बारे में जानते हैं। तो जो अगर आप उसको जान लेंगे, अगर उसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ढूंढ लेंगे तो शायद आप वहाँ पर हैं। और उसके अंदर एक मार्केटिंग में एक टर्म है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इंसाइट, जो कि कंज्यूमर को जानने का एक इंसाइट जो बोलता नहीं है पर वो होता है उसके अंदर है। अच्छा। वो कई बार बोलता नहीं है ना। तो बहुत बहुत सालों पहले आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें बोलते हैं कि छुप छुप के क्रीम क्यों लगाते हैं, है ना। मर्द लोग जो होते हैं वो छुप छुप के क्रीम लगाते हैं। तो वो क्या है सर, वो इंसाइट है। उसको आप पूछने जाओगे तो बोला बताएगा नहीं, मैं कोई छुप के नहीं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ। तो उसके लिए क्यों ऐड आई है? वो आपका एक ब्रांड आया जो सिर्फ मैन के लिए है, क्रीम लगाओ और गोरे बन जाओ, वो या क्रीम लगाओ हैंडसम बन जाओ आप। वो क्यों बोल रहे हैं? वो क्योंकि उनको पता है कि ये बोलेगा नहीं लेकिन है अंदर। तो ऐसी इंटरेस्टिंग इंसाइट तब मिल सकती है जब आप उसके आजू बाजू रहोगे। अच्छा। जब उसे वो क्वेश्चनर से नहीं आता है सर। Right. आप 100 क्वेश्चनर बना दो और उसको पूछ लो तो नहीं बताएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो नहीं बता रहा है और वो आपको पता है। ये मेरी तो जर्नी की शुरुआत सर वो सेल्स में हो गई थी। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं सर। बिल्कुल। कि हमें ये बोला जाता था इनिशियल डेज में कि आप फैक्ट्री जाइए और अपनी बाइक को पार्क करो और 10 फैक्ट्री में जाके बात करो कि आपको ये मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सर पहले दिन गया मैं, दूसरे दिन गया, 1 वीक गया, ख़रीदता कोई नहीं था सर। पर 1 वीक में मैंने 70 लोगों से मिला, 70 लोगों ने ना ही बोला तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मैंने अपने बॉस से जाके बात करी कि सर ऐसा है कि क्या फ़ायदा ऐसे जाके कि मैं 70 लोगों से मिलता हूँ और वो लेते तो है नहीं, इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। तो बोलते देखो ऐसा है कि तुम कितने लोगों से मिले 1 वीक में? मैंने कहा सर 70। बोला आप 1 मंथ में कितने से मिलोगे? मैंने कहा सर 250 लोगों से। बोले 250 लोगों से जब आप मिलते हो ना तो 250 ऑब्जेक्शन आप ओवरकम कर रहे हो। वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आप आंसर दे रहे हो। तो 1 साल में जब आप 2,500 लोगों से मिलोगे तो आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि वो क्या पूछना चाहता है। उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो आप उसका आंसर पहले से दोगे। लेकिन ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, बार बार आप जब ऑब्जेक्शन को ओवरकम करते हो तो उससे सीखते हो और वो कंज्यूमर को जान जाते हो कि ये अब अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला है, तो आप रेडी होते हो। सही बात है ना। तो वही सीखने को मिलता है सर। तो इसलिए कंज्यूमर जो है ना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और एक अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है दैट you will not be able to understand the consumer but you will to still do your best to understand the customer. आप नहीं जान पाओगे उसको पूरी तरह से, सही है ना। लेकिन आप कोशिश पूरी करोगे और जितनी कोशिश करोगे शायद उतने नज़दीक आ पाओगे। राइट। तभी आपको पता चलेगा। सर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में हम जब अफोर्डेबल हाउसिंग में बेचने गए
तो हमको एक ऑफिस है ना सर, इसके पास पैसे नहीं होंगे तो हम लोन दिला देंगे, ठीक है। सही है। तो लोन क्या होता है, हम बैंकर्स को बोलते हैं हाँ। कि आप यहाँ पे आ जाओ और लोन दो। सही आपको है। पता है सर, ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग वालों का बैंक अकाउंट ही नहीं होता है। अच्छा। तो जब बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो लोन कहाँ से मिलेगा उसको। हम्म। फिर हमने ऐसी तलाश करी, ऐसे बैंकर्स हैं जो बैंक अकाउंट ना हो तो भी लोन देते हैं। तो ये कब पता चलेगा, जब आप कंज्यूमर से मिलोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या वो कंज्यूमर क्या सोच रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है सर। बहुत 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 अच्छे से आपने काफ़ी कुछ नहीं, मैं चीज़ों आपको पे बताऊं, मैं आपको बताऊं, पूरा- ये कंज्यूमर इतना इंटरेस्टिंग है सर। आप घड़ी पहन रहे हो, हम्म। आप टाइटन की घड़ी पहन रहे हो, राइट। वो एक छोटी मतलब नॉर्मल कंपनी की जो 2000 की है, जी। और ओमेगा 5 लाख की है। पर दोनों करती क्या है, टाइम ही दिखाती टाइम है ही सर। दिखाती है। पर फिर मैं 5 लाख की क्यों खरीद रहा हूँ, हम्म। क्योंकि उसको स्टाइल दिखता है, उसको बताना है कि मेरा टाइम आ गया हम्म। है ना सर। तो वो मेरा टाइम आ गया भी, ऐसे लोग हैं ना। तो मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको 5 लाख की घड़ी पहननी है या 10 लाख की घड़ी पहननी है, तभी मैं 10 लाख की घड़ी लाया हूँ ना। सही मैं है। उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप टाइम देखने के लिए घड़ी खरीदो। हम्म। सर आपका टाइम आ गया ना, उसको दिखाने के लिए घड़ी खरीदो। तो वही तो ब्रांडिंग है सर, वही तो एडवर्टाइजिंग है, वही तो कम्युनिकेशन, वही तो मार्केटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों के लिए रिलेवेंट है। जो 5 लाख की घड़ी पहन रहा है वो बहुत समझ के खरीद रहा है। वो उसको पता है कि मैं घड़ी क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहनूंगा तो मेरी इमेज बढ़ेगी। हम्म। लेकिन वो टाइम देखने के लिए नहीं खरीद रहा है। सही है। टाइम देखने के लिए तो सर 500 की घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी जो 5 लाख की घड़ी दिखा रही है। सही है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, जहाँ पे आप उसके नर्व्स जान जाते हो, और नर्व्स जानने के बाद आप उससे कम्युनिकेट करते हो, और उसकी वो नीड है। राइट। जो कंज्यूमर की बात की, और एक वाक्य में उसको इलेबोरेट करना, तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट है। जो ग्राहक बाजार नो राजा, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ये चीज़ें, तो अभी ये बातें याद आ रही है मुझे। नहीं बिल्कुल, यू कैन, वो कहते हैं सर, यू कैन लव हिम, यस, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। सही बात है, बिल्कुल सही बात सबसे है। बड़ी बात है। तो अभी जैसे कि एक स्टार्टअप की अगर 10 साल, अब अरे भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, उसके 10 साल पूरे हुए अभी कुछ दिनों पहले। आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जो नए स्टार्टअप्स आते हैं, मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से जो नए स्टार्टअप्स जिन लोगों ने शुरू किए, वो ब्रांडिंग में 90% लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? सर स्टार्टअप के बारे में उनके साथ काफ़ी काम करने के बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपके इस प्रोग्राम के थ्रू स्टार्टअप को भी जाएंगे। स्टार्टअप को पहली चीज़ है कि दे शुड नॉट बी इन लव विद देयर प्रोडक्ट। वो ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, बट वो इतना वशीभूत ना हो जाए कि उसके अंदर कमियां नहीं दिख रही उनको। अच्छा। तो जैसे भी कोई इकोसिस्टम में कोई मेंटर होता है और या कोई फीडबैक देता है, तो उसको नेगेटिवली नहीं लेने का है। वो आपके लिए मौका है कि उसको आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टार्टअप से मिलिए, उसको आप बोलिए कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा या क्यों नहीं चलेगा, तो ही डजंट लाइक इट। अच्छा। वो इट्स लाइक हिज बेबी। वो होता है ना, मम्मी के लिए बेबी होता है, तो वो बोलता है देखो सर बच्चा मेरा कितना अच्छा पोइट्री बोल रहा है, खामियां नहीं दिखती, खामियां नहीं दिखती है। वो खामियां दिखाना बहुत ज़रूरी है, Right. ताकि उसको और अच्छी तरह बेहतर बनाया जा बेहतर सके। बना सकें। सही है। बट 80% जितने भी लोगों में जाए, देर इन लव विद देयर, वो उनको ये लगता है कि ये आदमी को नहीं पता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो वो है। हाँ, सही है। दूसरी बड़ी बात है कि जिसको बेच रहे हैं वो अगेन उनसे नहीं मिलते हैं। राइट। कई स्टार्टअप से मिला हूँ मैं, अगर मैं पूछूँ कि आपने इसको टेस्ट किया है, तो बोला हाँ सर मेरे रिलेटिव से किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल में किया है। बट फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव जो ना, आपको कभी बुरा नहीं बोलेंगे। आप उसको बेच के दिखाओ। अगर वो बिक जाता है और जेन्युइनली किसी ने खरीदा है और जेन्युइन फीडबैक दी है, वो आपको रिफाइन करेगा। बट वो नहीं होता है। दूसरी बात है कि अल्टीमेटली सर कई कंपनी ऐसी हैं जो 4 गुना प्राइस में बिकी है। वो सिर्फ प्रोडक्ट और फैक्ट्री के लिए नहीं बिकी है, वो ब्रांड वैल्यू के लिए बिकी है। तो स्टार्टअप को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो अपनी खुद की इमेज बना रहा है या जो प्लान है, उसमें का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वही शुड ही कॉम्प्रोमाइज़ देयर। वहाँ पर भी काम तो कर ही रहा है, प्रिंसिपल्स तो वहाँ पर भी काम करते हैं ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए। हाँ, बजट नहीं होता है, वो बजट के हिसाब से नहीं करते हैं। बट अगर बजट नहीं है आपके पास, तो मेरा ये कहना है कि सर अगर आपका 10 रुपये हैं तो आप 10 लोगों तक इमेज बना सकते हैं। जब आपका 100 रुपये है तो आप 100 रुपये तक बनाएंगे। बट आप वो 10 लोगों तक क्यों नहीं बना रहे हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका। आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमेज क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है अगले दिन कोई दूसरा बना ले, तब आपकी इमेज ही काम करेगी कि मैं आपसे क्यों खरीदूँ, दूसरे से क्यों ना खरीदूँ। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर। सही है। ठीक है ना सर। तो ये स्टार्टअप्स को मेरा ये एडवाइस एंड मेरा सजेशन है कि कीप टेकिंग फीडबैक। जितनी फीडबैक आप लोगे उतना रिफाइनमेंट का आपको मौका मिलेगा
और जब आप प्रोडक्ट सच में लॉन्च कर रहे होगे मार्केट में, तब आपका एक रिफाइंड प्रोडक्ट आएगा। राइट। और कंज्यूमर के अंदर टेस्ट करिए, जो रियल कंज्यूमर्स हैं आपके पास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स के अंदर, वो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करते हैं, वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप इस इल्यूशन में रहेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अच्छा सर्विस लेके आए, पर शायद वो ना बिके। सही है, बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि एक तो आपके नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपने, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या किस लिए आपको अवार्ड मिला था, हमारे दर्शकों को भी जानने में उत्सुकता है। सर वो काफ़ी सालों की बात है, पहले की बात है। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर सारे सोशल एड्स की कलेक्शन था। भारत का सबसे बड़ा साइट था जो सोशल एड्स बनाया करती थी। तो वो एक हमको अवार्ड दिया था कि इट्स द फर्स्ट इनिशिएटिव विच हैज़ हैपेंड इन इंडिया, कि सोशल ऐड का सबसे बड़ा कलेक्शन उसके अंदर था। किसी को सोशल ऐड बनानी हो तो उसको आप रेफर कर सकते हो। अच्छा। उसी तरह से एक सेगमेंट होता है डायरेक्ट मेलर्स का। तो डायरेक्ट मेलर्स भी इंडिया के सबसे ज़्यादा कलेक्शन डायरेक्ट मेलर्स का उस वेबसाइट के अंदर हुआ करती थी। जिसको भी डायरेक्ट मेलर बना तो वो रेफरेंस ले सकता है, क्योंकि जब मैं बनाने लगा, जब मैं अपने प्रोफेशन में यूज़ करना था, तब मेरे को नहीं मिलते थे रेफरेंसेस। तो मैंने बोला मेरे लिए क्यों, लेट इट बी फॉर द इंटायर इंडस्ट्री। राइट। तो दैट इज़ द रीज़न इट हैपेंड। ठीक है। बट अवार्ड से एक चीज़ है सर, अवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवार्ड सिर्फ खुश होने की बात नहीं है सर, अवार्ड से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। राइट। तो इसलिए आपकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए मैं थोड़ा उसको एक और एंगल देने का प्रयास कर रहा हूँ सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको किसी को हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ब्रांडिंग दो तरह से होती है। मतलब अगर आपने किसी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग किया, या कोई ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनका एक मोटिव ऐसा होता है कि उनके मन में ब्रांडिंग की जो परिभाषा है वो है कि किसी को हायर करके उनका जो भी अचीवमेंट्स वगैरह है या कुछ भी है कंपनी का या इंडिविजुअल, वो न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा, 4 मीडिया वाले उनको कवर कर लेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। एक वर्ग ऐसा है कि उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। उन्होंने जिस व्यक्ति को हायर किया है तो वो पहले पूछेंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना इम्पैक्ट आया मेरी चीज़ का। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो इसमें दोनों में से सच्चा कौन है? मतलब आपको एज ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्सपर्ट पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, क्योंकि बहुत द्विधा है इसमें। सर इसमें ऐसा है कि जो आपने पहला वाला एग्जांपल दिया, जिसमें किसी इंसान की बहुत अच्छी इमेज है, उसको आप हायर करते हो, ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी अखबार में आता है। बट वो जो इंसान को जिसको हायर कर रहे हो, उसका इमेज कैसे बना होगा? उसका इमेज तो किसी परफॉर्मेंस से बना होगा ना। राइट। बिना परफॉर्मेंस के तो नहीं बना होगा। वो बिना परफॉर्मेंस के 6 महीने बन सकती है, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो जब वो लेता है, ये बहुत सोच समझ के कंपनी लेती है कि जब वो यहाँ आएगा तो हो सकता है मेरी शेयर वैल्यू का प्राइस बढ़ जाए, बिकॉज वो इंसान मेरे को ज्वाइन कर रहा है। और ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस के साथ ही ज्वाइन करता है, बिकॉज उसके अंदर कोई टैलेंट होता है, तभी उसकी इमेज बनी होती है ना सर। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है कंपनी के, दूसरा इसकी इमेज ऑटोमेटिकली उसका रब ऑफ मिलता है। किसी की इमेज का रब ऑफ मिलता है ना सर। हम क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को क्यों लेते हैं सर? सेलिब्रिटी को इसलिए लेते हैं कि उसकी इमेज मेरे को मिल जाए। तो नेचुरली जब हायर कर रहे होते हो तो उसकी भी एक इमेज बनी होती है। तो वो इमेज अगर अच्छी बनी होती है और वो टैलेंटेड होता है, तभी उसकी इमेज बनी होती है। अगर वो इमेज नहीं बनी होती है तो टाइम बिंग थोड़े दिनों के लिए चलेगी सर। राइट। तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कंपनी उसको हायर करती है। अच्छा। है ना, तो वो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है उसको, उससे दोनों तरह से इमेज रब ऑफ मिलती है, उसको परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, उसके नेटवर्क होता है खुद का, उसका फ़ायदा होता है। राइट। है ना, तो वो फ़र्क पड़ जाता है उससे। राइट। अल्टीमेटली कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी की इमेज में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। जो आज के जो मार्केटर्स है, तो उनमें आप किस प्रकार की स्ट्रेंथ देखते हैं और किस प्रकार की वीकनेस देखते हैं? वीकनेस को मैं उसको बोलूँगा ब्लाइंड स्पॉट। तो वो क्या ब्लाइंड स्पॉट है? सर पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि जो भी मार्केटर है वो कॉन्शियसली उसे मालूम होता है कि वो क्यों मार्केट में आया है ना। वो मैं यही चाहूँगा कि हर मार्केटर जो हो वो सोच समझ के मार्केट में घुसे। राइट। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये माल बहुत बिकता है इसलिए मुझे बेच देना चाहिए। राइट। या होते ना वो क्या बोलते हैं, हर्ड मेंटालिटी होती है कि दुनिया में आज रेस्टोरेंट्स बहुत चल रहे हैं तो मैं भी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, पर वो ये भूल जाते हैं कि काफ़ी रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं। उसके चलाने की जो इंटीग्रिटी होती है वो बहुत जानना जरूरी है। ऑपरेशनल किस तरह से काम करेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा तो मैं भी कमा लूँगा, ये इस हिसाब से आप बिज़नेस में ना आइए। उस बिज़नेस में आपको पैशन होना चाहिए। उस बिज़नेस में सबसे पहले कोई भी मुझे सलाह लेने आता है, कोई भी मेरे से बात करने आता है, तो मैं उसको सबसे पहले बोलता हूँ लेट अस फाइंड आउट, हमें ये पहले पता करना चाहिए कि इसमें गलत क्या हो सकता है, हम किस तरफ गलत जा सकते हैं। अच्छी चीज़ें तो आपको अच्छी लगने वाली है, लेकिन क्या चीज़ गलत हो सकती है उसके बारे में विचार लेते हैं।
तो जो चीज़ गलत हो सकती है उसको अगर हम संभालने की कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप घुसिए इसमें, नहीं तो मत घुसना। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सर। बुक्स के बारे में बात करनी है हाँ। आपके। बुक्स, काफ़ी बुक्स आपने लिखी, कॉलम्स भी आपके काफ़ी आए। तो जो एक बुक थी आपकी हाफ ग्लास फुल, तो पहले तो ये बुक के बारे में बताइए कि इसमें क्या था, और उसमें से कोई एक इंसिडेंट आप जरूर। अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जरूर निश्चित भाई, ऐसा है कि पहली बुक जो होती है ना वो आपका फर्स्ट बेबी की तरह होता है और उससे लगाव बहुत होती है। पहली बात तो मैंने बुक लिखना इसलिए चालू किया क्योंकि हमारे काफ़ी सीनियर्स थे, उनको मैं स्टोरी नरेट करता था अपने कंपनियों के, अपने एक्सपीरियंस के। तो उन्होंने बोला देखो तुम अगर एक्सपीरियंसेस नरेट करोगे तो कम लोगों तक पहुंच पाओगे, अगर आप बुक लिखते हो तो होता क्या है ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर्ड होंगे। तो इसलिए मैंने पहली बुक अपनी लिखी हाफ ग्लास फुल। इसमें मैंने 12 ऐसे एपिसोड लिए हैं जो मेरी फर्स्ट जॉब में हुआ था। अच्छा। जो मेरी फर्स्ट जॉब के एक्सपीरियंसेस है और मैंने फर्स्ट जॉब के करने के 15 साल बाद लिखी। अच्छा। क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखा और मैंने देखा कि अगर मुझे थोड़ा भी सक्सेस प्राप्त हुआ है वो इसलिए प्राप्त हुआ होगा क्योंकि मैंने पहली कंपनी में क्या क्या किया, जिसको मैं हेट करता था उसी के कारण मैं आज बनाऊँ। राइट। ठीक है ना। तो वो 12 एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग थे कि जब मैं पीछे मतलब जब मैं मेरे साथ ये व्यतीत हो रहा था, ये 12 कहानियाँ बन रही थी, तब शायद मैं सबसे ज़्यादा दुखी था, सबसे ज़्यादा हेट करता था अपने बॉसेस को। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें थी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सर। नया नया था सर सेल्स में। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे जूनागढ़ की तरफ। तो सर उस समय मारुति 800 लॉन्च हुई थी। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने बोला कि सुबह हम लोग निकलेंगे, आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाना और हम लोग निकलेंगे जूनागढ़ की तरफ जहाँ तुम मिल चुके हो उस क्लाइंट से, तो आज मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो सुबह हम निकले सर। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको डेली रिपोर्ट बनाना आता है। मैं नया नया आया था सर, और वो कहते हैं ना सर कि सब चीज़ में हम ये बोलने की आदत होती है कि हमें सब कुछ आता है, तो ऐसी आदत मेरी भी थी। तो मैंने हाँ सर आता है। तो बोले बनाओ लिखो। तो मैं जब लिखने लगा तो हकीकत में मुझे काफ़ी कॉलम भरने नहीं आते थे। तो उन्होंने 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, तब तक हम गोंडल पहुंच चुके थे। मैं बता रहा हूँ आज से 20 साल पहले की बात सर, 20-25 साल पहले की बात। तो गोल्डन एरिया पे, गोंडल जो राजकोट में राजकोट के पास, तो वहाँ पे हम पहुंच चुके थे। वहाँ से जब हाईवे में निकल रहे थे तो उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि आपका सामान लेके आप उतर जाओ क्योंकि आप अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा। और वो निकल गए सर। वो टाइम पुराना था, आज का टाइम नहीं है सर। आज के टाइम पे तो हम नहीं कर सकते ये। उस टाइम पर वो गाड़ी लेके चले गए। अब मैं 4 रास्ते पे खड़ा हूँ और ऐसी हाईवे पे जहाँ पे गाड़ियाँ भी 1-1 घंटे बाद आती है, कोई बस या ट्रक 1-1 घंटे बाद आ गई। अब मेरे पास सर 2 राह थी कि मैं या तो उधर चला जाऊँ जहाँ पे मीटिंग है, क्योंकि वहाँ पे मेरा बॉस से पहले मैं जा चुका हूँ तो मैं जानता हूँ उस जगह पे कम से कम आने के लिए कार तो मिल जाएगी। और दूसरा है कि ऐसी नौकरी को तो मैं लात मारता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ उदयपुर, वहाँ पे नौकरी ढूंढ लूँगा, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। तो सर मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, कोई भी व्हीकल पकड़ के मैं वहाँ चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे बॉस हैं। तो सर वो झगड़ा होता है, झगड़े वाले को रोका मैंने। अब ये सीख रहा हूँ, हाँ ज़िंदगी में आप सीख रहे हो। झगड़े वाले को रोका, टाई उतारी, को टाई पहन के उतरा था, टाई वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बोला मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो वो हम वहाँ पे पहुँचे, मैं पहुँचा वहाँ पे, वहाँ से उतरा। 11:30 की मीटिंग थी सर, मैं 11:15 बजे पहुँच गया था। तो जब 11:15 बजे पहुँचा वहाँ पे तो रिसेप्शन में मेरे बॉस बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ये आया है अंदर, आए खड़े हुए, मुझे गले लगाए और एक शब्द बोला कि आप पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया कि तू काम करने आया है। तो सर उस समय मेरे पास 2 चीज़ थी, भाग लो, या तो मैं सिचुएशन से भाग लूँ या सिचुएशन के साथ पार्टिसिपेट करूँ। दोनों का मतलब एक ही होता है। भाग लो मतलब कि आप पार्टिसिपेट करो, या भाग लो मतलब आप रन अवे। तो चॉइस आपकी है सर। और फिर एक चीज़ और सोची मैंने कि जब मैं सोच रहा था ना सर कि मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, हकीकत में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि मेरी इज्जत बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरी तो शुरुआत थी सर। इज्जत कहाँ से होती, नहीं होती ना सर। तो ऐसे टफ सिचुएशंस में जब आप निकलते हो तो आपको दिमाग में होता है। फिर एक दिन सर ऐसा हुआ कि मुझे सुबह 5 बजे बुलाया कि हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो मैं चलता फिरता 5:15 बजे पहुँचा। मैंने घंटी बजाई, बॉस निकल चुके थे। उनका जो सर्वेंट था वो निकला, उन्होंने मेरे को बोला कि बॉस जा चुके हैं और आपको बस में जाना है। और सर मैं बस में गया। वो दिन और आज का दिन मैं कभी भी लेट नहीं पहुंचता हूँ सर, कोशिश करता हूँ लेट ना पहुँचूँ। आपको शायद याद होगा कि अपना टाइम यहाँ पे 3 बजे का था, मैं 2:30 बजे पहुँचा। मुझे डर लगता है, आज भी डर लगता है, लेकिन उस समय कितना बुरा लगा हुआ है सर कि सर मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे जा सकता हूँ। बट वो किया। अब उसको पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको बहुत कुछ सिखा गया हो। सही है। डिसिप्लिन सिखा गया और टफनेस सिखा गया कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो।
यू टू पार्टिसिपेट। Right. तो वो चीज़ें मैंने उस बुक पे लिखी, और वो बिल्कुल लिखने के बाद उसका जो प्रतिसाद आया सर बहुत ही अच्छा आया, क्योंकि मुझे लेटर्स आते थे उस बुक को पढ़ने के बाद कि मैं कंपनी छोड़ने वाला था, बट आपकी बुक को पढ़ने के बाद मैं कंपनी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो वो जो चीज़ है ना सर, वो चीज़ कोई चीज़ नहीं दे सकती आपको, वो जो हाई होती है वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। सही बात तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। मेरा एक्सपीरियंस है उस बुक के लिए। बहुत अच्छा। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हाँ, उस बुक में बुक आपको में 12 मिले। एक्सपीरियंसेस हैं। जी और वो AMA ने छापी है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन छापी है। जी। उसकी पहले मैंने इंग्लिश वर्जन रखी थी, फिर काफ़ी पॉपुलर डिमांड के कारण उसको गुजराती में भी छापा गया है। अच्छा, तो दैट वे दोनों भाषा में उपलब्ध है। हाँ, ठीक है। AMA की बात की तो काफ़ी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में आप काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी कुछ इवेंट्स वगैरह होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जोनर है आपका, क्वीज आप बहुत अच्छे से प्ले करवाते हो। जी, जी। आपकी मास्टरी है उसमें। मास्टर तो तो ये नहीं बोल सकते, मैं पैशन है मेरा। पैशन है, हाँ। पैशन है, मास्टरी है, जो बोले। तो ये क्वीज का कंसेप्ट अगर हम आज के एकेडमिक्स में के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये आपको नहीं लगता कि अभी जो पढ़ाई जो हो रही है वो थोड़ी क्या बोलते हैं उसको कि इंटरेस्टिंग बनाने की जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे आप क्विज में प्लेफुल तरीके से आप जैसे ज्ञान साथे गम्मत इस तरह का कुछ होता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो जैसे क्विज या उस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ वो कितना मायने रखती है आज के एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर पहली बात तो आपने AMA की बात करी है। जी AMA को मैं जितना दे पाया उससे 10 गुना AMA ने मुझे दिया है। बिल्कुल। तो अभी हमारा ड्यूटी होता है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है, ये ड्यूटी होता है कि मुझे वापस उनके लिए देना है। जी अब जहाँ तक क्विजिंग की बात है, सर सच बताऊँ तो जो आपको सीखने की खुद को जिज्ञासा होती है ना, वो क्विज से पूरी होती है। क्योंकि मैं क्विज में शायद आपसे 25 या 50 क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ, इंटरेस्टिंग वे में, जो भी वे में पूछ रहा होता हूँ, लेकिन उसकी तैयारी में मुझे 500 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जब जब मैं क्विज करता हूँ, जब जब अलग अलग सब्जेक्ट लेता हूँ, तो तब तक मुझे 500 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीका है सीखने का। और मैंने ये कोशिश करी है कि मैं कोई भी क्विज में क्वेश्चन को रिपीट ना करूँ। तब तक मैंने जितने भी क्विज करे होंगे उसमें शायद मैंने कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे सीखने को मिलता है। अगर वही रिपीट करूँगा तो मेरी सीखना वहाँ बंद हो गया है। ठीक है, तो इससे ये जो फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है वो उनके लिए नहीं जो क्विज करते आ रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने कभी क्विज किया ही नहीं है, उनके लिए ये कि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, कि आप सिखा भी रहे हो लेकिन मस्ती में सिखा रहे हो। ठीक है ना। और ये भी कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना अनआंसर्ड ना रहे, किसी ना किसी को तो आना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो कि इतना टफ पूछ लिया कि पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा तो ये क्विज मेरे काम की चीज़ नहीं है। आपने ऐसा पूछा कि आपके गलत तक आंसर आ रहा है लेकिन उस समय वो आंसर नहीं आया, तो उसका भी एक फॉर्मेट है कि जिसको करने के लिए। बट क्विज कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग पीपल, लर्निंग पीपल, क्योंकि मैं सिखाऊं और उसको शेयर करना है। राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली सीखने को मिलेगा। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में इस ये तरह से होना ही चाहिए आपके सर। हिसाब से क्या होना चाहिए? काफ़ी मैनेजमेंट स्कूल में इस चीज़ को वो उपयोग करते हैं, बट ये होना बहुत ही चाहिए। नॉट ओनली मैनेजमेंट स्कूल में, पर स्कूल के टाइम से ही ये होना चाहिए कि इस तरह के फॉर्मेट को यूज़ करके लोगों को सिखाना चाहिए। राइट। हम शो के अंत की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपसे एक रैपिड फायर राउंड भी खेलना है, तो वो तो हम करेंगे। पहले मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। जी जी। सोशल मीडिया, AI, ऑटोमेशन और इन्फ्लुएंसर का जो ये ज़माना है, उसमें ब्रांडिंग का एक ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ये तीन चीज़ें कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? सर ये बहुत रेगुलरली पूछा गया क्वेश्चन है कि AI क्या करेगी। AI इज़ ए टूल, बट AI कैनॉट थिंक। AI कैन हेल्प यू इन थिंकिंग, बट वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है। आइडिया आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए AI कर सकती है। ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैडबरी की अभी रिसेंटली एक ऐड आई थी जिसमें एक सेलिब्रिटी आपको ये बोलता है कि आपके किराने की दुकान जो है वहाँ पे कैडबरी मिलेगी। वो एक्चुअली नाम लेके बोलता है कि भाई गणपत स्टोर में आपके बाजू में जो मिलता है। तो ये आइडिया जो है ये तो किसी ने सोचा होगा, ये AI ने सोचा था। ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो किया है वो AI के थ्रू किया है। राइट। ठीक है ना। तो ये AI और थिंकिंग का कॉम्बिनेशन अगर हुआ तो आई थिंक रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आपको ये भी सोचना है कि AI क्या नहीं कर सकता। जो मैंने आपको एम्पैथी, एथिक्स का जो आपको एग्जांपल दिया थे, वो AI नहीं कर सकती सर। वो जो स्टोर में आके आपको ये रख देना स्टॉक में कि भाई मैं तब बेचूंगा जब आपकी सगाई वापस होगी, ये AI नहीं कर सकती है। ये ओनली इंसान कर सकता है।
तो आपको ये इंसान की जो सोचने की शक्ति है ना, इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये यूज़ करना है कि बस एक ऐसा इक्विपमेंट आया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको यूटिलाइज करके मेरी जो थिंकिंग है उसको मैं और पावरफुल कर सकता हूँ। वो मुझे करना है ये। सेकेंडली, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत क्लटर है सर, क्योंकि सोशल मीडिया में उसके मेरिट भी और डीमेरिट भी है। क्योंकि सोशल मीडिया एआई के कारण ऐसा हो गया है कि मैं एक शर्ट देखता हूँ एक पर्टिकुलर ब्रांड की जिसने बहुत खर्चा किया है और वो मेरे तक आ गया है, लेकिन मैं नहीं खरीदता हूँ या मैं वहाँ तक जाता हूँ, होता क्या है ऐसा 10 दूसरे शर्ट वाले भी मेरे को उसके कॉस्ट में दिखा रहे हैं। तो हो सकता है मैं उसको ना खरीद रहा हूँ और दूसरे को खरीद लूँ। राइट। तो डेंजर है ना सर। सही है। वो प्रिंट मीडिया में नहीं होता था, आपने एक ऐड दिखाई तो एक ही दिखाई, टेलीविजन में नहीं होता था। Right. बट सोशल मीडिया में डेंजर है, एआई के कारण आपको वो दिखाया जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट अच्छा इस तरह की शर्ट में, तो मैं आपको 15 ऑप्शन दिखाता हूँ। वो अच्छा है आपके लिए, कंज्यूमर के लिए, पर ब्रांड के लिए बड़ा डेंजरस है। सही है। तो ब्रांड को उतना खर्चा करना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए, है ना। तो ये है सर, इसका अपना अपना उपयोग है, इसके टूल्स हैं। और इस बात में मैं आपको एक और एकेडमिक बात बता दूं कि कोई भी मीडियम, सोशल मीडिया एक मीडिया है, टेलीविज़न एक मीडिया है, रेडियो एक मीडिया है, प्रिंट एक मीडिया है। कोई भी मीडिया एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। Right. जो चीज़ टेलीविज़न कर सकती है प्रिंट नहीं कर सकती, जो प्रिंट कर सकती है वो होर्डिंग नहीं कर सकती, होर्डिंग जो कर सकती है रेडियो नहीं कर सकती। सबका एक स्ट्रेंथ है और सबका एक वीकनेस है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे के साथ। Right. वो आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। Right. तो किसी भी अच्छे मार्केटर को ये समझ लेना चाहिए कि जिस टूल को यूज़ कर रहा हूँ या कॉम्बिनेशन टूल को यूज़ करता हूँ, उसके स्ट्रेंथ को यूज़ करो आप, बिल्कुल देन इट विल बी सक्सेसफुल। बहुत अच्छे से आपने ये पूरी बात को समझाया है। जी। और तो इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में बोले तो एआई कभी क्रिएटिविटी या मार्केटिंग Thinking को थिंकिंग replace को कभी रिप्लेस नहीं कर अभी तक पाएगी। तो नहीं कर सकती है, जी। बात की बात नहीं बोल सकता हूँ, बट अभी तक थिंकिंग जो है मुझे ये बनाना है, ये थिंकिंग तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, राइट। तभी होता है। आपका एक मूल मंत्र है, सक्सेस का बोलो या जीवन का बोलो, कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। या। तो ये क्या है और क्यों आपने ये मंत्र को अपना जीवन का मंत्र बनाया है? हाँ, सर अगर आप ओवर प्रॉमिस करते हैं तो पहली बात तो आपको ये हर समय डेंजर रहता है कि उतना आपको परफॉर्म करना है। तो अंडर प्रॉमिस करिए, आप मत बताइए क्या कर सकते हैं, आप टेबल पे क्या रख सकते हो वो बताइए। तो अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, आप प्रॉमिस ही मत करो। जब आप मुझे इंट्रोडक्शन करने आए थे, मैंने आपको बोला था सर आप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मत करिए आप। तो रीज़न ये था कि जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप लोगों की आशाएं बहुत बढ़ा रहे हैं आप उस इंसान से। तो जब आशाएं बढ़ती है तो आपको उतना परफॉर्मेंस का टेंशन रहता है। राइट। तो आप अंडर प्रॉमिस करो और ओवर डिलीवर करो ना। आप प्रॉमिस मत करो, आप क्या ला सकते हो टेबल पे वो बताओ। तो वो सरप्राइजिंग होना चाहिए। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ, सर मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो आपकी आशाएं बहुत बढ़ गई, आपको लगता है मैजिक करने वाला है, और फिर जब टेबल पे आता है तो शायद कुछ ना हो, क्योंकि आपने आशाएं इतनी बढ़ा दी है। तो आशाएं मत बढ़ाओ ना, आप करो कि ठीक है मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जब वो परफॉर्म होता है तो लगता है सरप्राइजिंगली यार इसने प्रॉमिस नहीं किया लेकिन ये तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। एक रैपिड फायर राउंड है, उसके बाद एक मेरा अंतिम सवाल होगा। जरूर, जरूर। सबसे ज्यादा ओवरयूज्ड मार्केटिंग टर्म? स्ट्रैटेजी। ब्रांड पहले बनता है या भरोसा? दोनों साथ में, वो भरोसा ही ब्रांड है सर। डिजिटल मीडिया वरदान या भ्रम? वरदान। एक भारतीय ब्रांड जिसे आप ग्लोबली स्ट्रांग मानते हैं? टाटा। स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, टूल्स या थिंकिंग? थिंकिंग। मार्केटिंग में सबसे बड़ी नैतिक भूल? प्रॉफिट फर्स्ट। एक हैबिट जो हर ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट में होनी चाहिए? पैशन टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। अवार्ड्स मोटिवेशन या डिस्ट्रैक्शन? मोटिवेशन फॉर अदर्स। मोटिवेशन फॉर अदर्स। ब्रांडिंग का भविष्य ह्यूमन या मशीन? बोथ, ह्यूमन एंड मशीन बोथ। ठीक है, तो आपने रैपिड फायर के सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। अंत में जो एक प्रश्न पूछूं, उसके बाद मुझे एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये पूछना रह गया है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि इतने सारे जो आपने, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने भी जाते हैं, तो पढ़ाने क्यों जाते हैं? हाँ सर, पहली बात तो ये कि पढ़ाना मेरा पैशन है। दूसरा, जब आप पढ़ाते हो ना आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है। हम अपने दुनिया में कंप्लेन जरूर करते हैं कि आजकल ऐसे लोग नहीं हैं, आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, बट हम कर कुछ नहीं रहे होते उसके लिए। तो ये अपना तरीका है कि मैं जाऊं और खुद तो कोशिश करूं कि जब वो लोग आए इंडस्ट्री में तो एक अच्छा कैंडिडेट बन के आए। इफ़ नॉट नाउ व्हेन, एंड इफ़ नॉट मी हु। ये बहुत ज़रूरी है सर। अगर अभी नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये मैं हर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर करिए। जब आप शेयर करते हैं वो डुप्लीकेट होता है या फिर वो मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो उसी तरह के लोग
इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। राइट आप कंप्लेन करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आप अपने तरीके से छोटा भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। अंत में एक सवाल कि अगर कोई युवा आपके पास आए और आपसे पूछे कि पहले मैं ब्रांडिंग सीखूं या अपनी ब्रांड बनाऊं, तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? सबसे क्लियर बात है, ब्रांडिंग सीखिए पहले, ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट सीखिए आप और उसको फिर अप्लाई करिए अपने लाइफ में। कि अगर ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर उसको आप अपने से शुरू करिए ना, दूसरे से क्यों शुरू करते हैं? तो अपनी ब्रांड बनाइए। ठीक बट है। वापस वही बोलूँगा मैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या इमेज बनानी है। अगर वो पता हो आपको बहुत क्लियरली तो रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बनना है तो आप इंटेलिजेंट बिहेव करना चालू करें, वही प्रोसेस है सर, है ना। तो पहले आप ये अपने सीखिए, आप अपने आप को सज्ज बनाइए। उसके बाद जी बिल्कुल। तो संजय जी, आप हमारे इस बातों के विंडो पॉडकास्ट में आए और काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं पे आपने चर्चा की, बात की। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया जी। कि मैं आप तक पहुंच पाऊँ और ऑडियंस तक पहुंच पाऊँ, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो દર્શક મિત્રો, આ હતા જાણીતા માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ, માર્કેટિંગ કમ્યુનિકેશન અને બ્રાન્ડિંગના નિષ્ણાત સંજય ચક્રવર્તીજી, જેમણે ઘણા બધા વિષયો પર, ઘણા બધા પાસાઓ પર બહુ વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો હોય, ચાહે બ્રાન્ડિંગની ઇમેજની વાત હોય, માર્કેટિંગ કમ્યુનિકેશનની વાત હોય, યુવાઓને જે સ્ટાર્ટઅપ્સ જે શરૂ કરે છે, સ્ટાર્ટઅપ્સમાં કેવા પ્રકારની મિસ્ટેક કરે છે ને એ મિસ્ટેક કઈ રીતે સુધારી શકાય એનું પણ એમણે માર્ગદર્શન આપ્યું. તો મને આશા છે કે આ પોડકાસ્ટ આપને અવશ્ય પસંદ આવશે. અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.